हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा आप लोगों ने कि हमने जो है टीजीटी नॉन मेडिकल के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट किया है। आपको पता है कि लास्ट टाइम पे आपका जो कमीशन हुआ था वो 2020 में हुआ था, 2020 में हुआ था, और उससे पीछे के जितने भी आपके पास जो है वो कमीशंस हुए हैं 2014 तक के, उनकी हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं। बहुत से ईयर्स की हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम जो है वो 61 क्वेश्चन से आगे नेक्स्ट के 20 क्वेश्चंस जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, चाहे आप टीजीटी आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेबीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी नॉन मेडिकल की कर रहे हो या फिर मेडिकल की कर रहे हो, सबके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम फॉर टीचिंग इलेक्टिव्स इन द जनरल एजुकेशन स्पेक्ट्रम इज फिक्स्ड एज, यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पे कि सामान्य शिक्षा स्पेक्ट्रम में अगर हम नॉर्मल तौर पे देखें, जो हमारे वैकल्पिक विषय हैं, वैकल्पिक विषय क्या होते हैं, जो इलेक्टिव्स हैं, बोलते हैं ना कि ये इतने इलेक्टिव्स आपको जो है इतने वैकल्पिक हैं, इतने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ये इनके लिए शिक्षण समय कि कितना शिक्षण समय होना चाहिए, उनका वितरण तय किया गया है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 का क्वेश्चन है। तो 80% किया गया है, 60% तय किया गया है, 90% किया गया है या 70% किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 70% करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप इनकी एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हो कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 70% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज पर करिकुलम गाइडेंस, अगर हम पाठ्यक्रम की गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो अराउंड 70% ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम इज टिपिकली एलोकेटेड टू इलेक्टिव्स इन जनरल एजुकेशन। अगर सामान्य तौर पे शिक्षा की बात करें तो 70% जो है वो यहाँ पर एलोकेट किया गया है टाइम इन चीज़ों के लिए। किस चीज़ के लिए, सामान्य शिक्षा की बात करते हैं जब भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है, व्हेन वाज द नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। NLM, इसका मतलब हुआ नेशनल लिटरेसी मिशन। इसको इंडिया में कब शुरू किया गया था? तो 5 मई 1986 में किया गया था, 5 जून 1988 में किया गया था, 5 जून 1986 में किया गया था या 5 मई 1988 में किया गया था। तो टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन 2016 का क्वेश्चन है गाइज ये भी कि नेशनल लिटरेसी मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 मई 1988। ये किस चीज़ के लिए किया गया था कि जो भी आपके अडल्ट्स हैं या फिर 80 मिलियन जो अडल्ट्स हैं उनको लिटरेट करने के लिए जो है ये नेशनल लिटरेसी मिशन जो है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है कि NLM क्या है। तो नेशनल लिटरेसी मिशन है जिसको कि स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था ऑन 5 मई 1988 टू मेक 80 मिलियन अडल्ट्स लिटरेट। ठीक है जी, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इंडियन एजुकेशन कमीशन के बारे में बात करें। इंडियन एजुकेशन कमीशन कब के कमीशन को, जो 1882 यानी कि 1882 का जो कमीशन है उसको हम जो है वो इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम 1882 के कमीशन को जानते हैं। इज ऑल्सो नोन बाय विच अदर नेम, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी आपके जो है 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसको जो है वो वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, सैडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है, एडम्स रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है या हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो 1882 का कमीशन है जिसको हमने इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना, उसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है और हंटर कमीशन हमारा जो है एक शिक्षा का आयोग है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1882 एजुकेशन कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज हंटर कमीशन, इसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसने किस चीज के ऊपर फोकस किया था, फोकस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर जो है इसका फोकस रहता है। ठीक है जी,
तो जो भी इसके अलावा आप लोगों ने दोस्तों, अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो आयोग हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कोर्स में बहुत ही डिटेल वे में देखने को मिलेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट है, राधा कृष्णन, मुदालियर आयोग है ना, कुठारी कमीशन है, हंटर आयोग है, जितने भी इम्पोर्टेंट है, जितनी डिटेल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको जो है वो कोर्स के अंदर मिलेगी। अब आपको कोर्स को परचेज करना है तो कोर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, एक नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ 7018186561। इस नंबर के थ्रू आप जो है वो हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी चीज़ें डिटेल से देखने को मिलेंगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर आप लोगों को जो जो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वो आप लोगों को लाइव क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। 4 से 5 घंटे की लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा उन्हीं चीज़ों को अगर आप मान लीजिए लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, और हर क्लास के बाद आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी वहाँ पर प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस नंबर के थ्रू जो है वो पता लग जाएंगी। और भी आप लोगों की कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है जहाँ पे क्राफ्ट किया जाता है, यानी कि कला केंद्रित शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। वॉज रेकमेंडेड बाय विच स्कीम। कला केंद्रित शिक्षा की सिफारिश किस योजना ने की थी? कौन सी ऐसी योजना है जिसने इस चीज की जो है वो सिफारिश की थी? तो HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैकॉले मिनट्स ने की थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्कीम ने की है, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन ने की है, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने की है। तो कला केंद्रित शिक्षा के बारे में किसने बताया है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कला केंद्रित, जिसको हम वर्धा के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पे क्राफ्ट के बारे में बात हुई है, तो आगे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसको वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। तो वर्धा स्कीम इन्फ्लुएंस्ड किससे है? जो गांधी जी की बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षा के बारे में किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। तो ये वर्धा स्कीम को जो है हम जो है एक और नाम से भी जानते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट ये किस इन्फ्लुएंस किसका है इस पे? तो वर्धा स्कीम इन्फ्लुएंस्ड है आपके गांधी जी की बेसिक एजुकेशन से, क्योंकि बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी की यही कहती है कि बच्चे को क्राफ्ट एजुकेशन सिखाओ, है ना। और एम्फेसाइज्ड लर्निंग थ्रू यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, कि बच्चे को हैंडीक्राफ्ट के थ्रू जो है वो लर्निंग करवानी है, शिक्षण देना है। तो हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से जो चीज़ें हो सकती हैं, हाथ से जो चीज़ें बन सकती है, उनके बारे में बच्चों को जो है यहाँ पे बताना, वो यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू चार्वाक्स फिलॉसफी इज। चार्वाक दर्शन के अनुसार मानव चेतना होती है। तो चार्वाक की फिलॉसफी के अनुसार जो है वो मानव चेतना कैसी होती है? वो बॉडी से रिलेटेड होती है, सेल्फ से रिलेटेड होती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स होती है, या हार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो कि 2014 के टाइम पे फुल ऑन फिलॉसफी के कंटेक्स्ट पे बात होती थी, लेकिन वो बहुत पुराना पैटर्न था। आप देख पा रहे हो, बोलते ना हम 10 साल की बात करते हैं अगर हमें देखना है क्वेश्चन पेपर्स को। तो पहले बिल्कुल फिलॉसफी के पॉइंट पे बात चलती थी, लेकिन अब शिक्षा में बहुत नई नई चीज़ें आ गई हैं, बहुत से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है आपके करिकुलम में। तो अब फुल ऑन फिलॉसफी पे हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, ठीक है, बट इनको देख लेंगे हम यहाँ पर। तो HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्वाक के अनुसार जो मानव चेतना है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से 5 तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या कहा गया है? चार्वाक हेल्ड दैट जो कॉन्शियसनेस है यानी कि चेतना है, वो बाय प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल्स होती है। जो भी आपके मटीरियल एलिमेंट्स हैं, जैसे आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, ईथर है, तो ये हमारे पास क्या है?
5 एलिमेंट्स हैं। तो ये बोला गया है कि चेतना जो है इन सभी चीजों का प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी सोशल प्रोसेस। क्या कहा गया है कि शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया किसने माना है? हम कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया किसने माना है? HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन 2014 का क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो किसने कहा है कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है? विवेकानंद ने कहा है, जॉन डीवे ने कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है, रूसो ने कहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवे। जॉन डीवे कहते हैं कि शिक्षा जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। जॉन डीवे viewed education as social and participatory process essential for democratic living। अगर हमें जो है वो डेमोक्रेटिक तौर पर लोकतांत्रिक जीवन जीना है तो उसके लिए जो है वो क्या है, एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सोशल एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है ये भी आपने याद रखना है, सामाजिक एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्कूल ऑफ philosophy maintained that all system of ideas are subject to verification by conscious यहाँ पे consequences। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि किस दर्शन ने माना है, कौन सा, जैसे हमारे पास साइकोलॉजी के स्कूल्स है वैसे ही स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, तो किसने इस चीज को माना है, किसने विचारों की पुष्टि उनके परिणामों द्वारा की जा सकती है? कौन, किस दर्शन ने माना है कि जो आपके विचार हैं उनकी पुष्टि जो है या उनका जो जाना जाता है वो किस चीज के रिजल्ट द्वारा मतलब माना जाता है, उनकी पुष्टि उनके परिणामों द्वारा की जाती है? तो ये नेचुरलिज्म मानते हैं, आइडियलिज्म मानते हैं, रियलिज्म मानते हैं या प्रैग्मेटिज्म मानते हैं? तो किस दर्शन ने माना कि विचारों की पुष्टि उनके रिजल्ट से की जाती है? तो ये मानना है आपके नेचुरलिज्म का, यानी कि आपका ऑप्शन, सॉरी नेचुरलिज्म नहीं बोलेंगे, प्रैग्मेटिज्म का। मैं आपको डिटेल भी देती हूँ कि क्यों ऐसा माना जाता है। जो नेचुरलिज्म है ना वो नेचर से रिलेटेड है चीजें, इसलिए हम इस चीज को नेचुरलिज्म को जानते हैं कि नेचुरलिज्म क्या है, नेचर से रिलेटेड है, नेचर को मानते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो। ये किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, तो वो नेचुरलिज्म का कहना है, प्रकृतिवादियों का कहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म क्यों है? हमने कहा कि विचारों की पुष्टि उनके परिणामों के द्वारा होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसलिए हुआ क्योंकि जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रगमत्तावादी भी इन्हें कहते हैं, ये होल्ड करते हैं, होल्ड्स दैट द वैल्यू ऑफ आइडियाज लाइज इन देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो आइडियाज हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, जो उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं, एंड जो उनके रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट के ऊपर जो है वो जो है इनका मेन मानना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ये सारी चीजों के जो है ऊपर जो है ये फोकस करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रैग्मेटिज्म जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लीगल साइकोलॉजी। बोला गया है लीगल साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ। लीगल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? कानूनी मनोविज्ञान को। तो ये किसकी शाखा है? प्योर साइकोलॉजी की है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की है या अप्लाइड साइकोलॉजी की है? तो कानूनी साइकोलॉजी या लीगल साइकोलॉजी जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी की जो है वो ब्रांच है। आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। जो लीगल साइकोलॉजी है वो अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू लीगल इश्यूज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो लीगल साइकोलॉजी है वो अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल, उसके जो सिद्धांत है किस चीज के लिए? लीगल इश्यूज के लिए हम अप्लाई करते हैं। जो लीगल साइकोलॉजी होती है लीगल इश्यूज के लिए यूज करते हैं, और ये जो है एक ब्रांच है यहाँ पर किस चीज की? अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी। जो आपका न्याय फिलॉसफी है, न्याय दर्शन है, उसके अनुसार ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। कौन है ज्ञान का प्रमुख स्रोत? HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन 2014 का क्वेश्चन है। इनफेरेंस है, कंपैरिजन है, परसेप्शन है या टेस्टिमनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परसेप्शन, यानी कि प्रत्यक्षीकरण।
जो न्याय फिलॉसफी है वो कंसीडर करती है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है कि कोई भी चीज है वो सामने है ना, प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन एज द प्राइमरी एंड मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज। ये सबसे प्राथमिक और सबसे रिलायबल माध्यम है किस चीज का, नॉलेज का, ये यहां पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड द अल्टीमेट गोल ऑफ रिलीजन हैज बीन डिफाइंड एज अ मॉरल पोस्टुलेट बाय। धर्म में परम लक्ष्य ईश्वर नैतिक आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया है। इस तरीके से पूछा जा रहा है कि धर्म में परम लक्ष्य, जो हमारा परम लक्ष्य है, ईश्वर को नैतिक आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया है। मैथ्यू ने किया है, कांत ने किया है, विलियम जेम्स ने किया है, बार्डले ने किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कांत ने इस चीज के बारे में बताया है। आप यहां पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, इनका पूरा नाम है इमैनुअल कैंट या इमैनुअल कांत। ये डिफाइंड करते हैं गॉड एज अ नेसेसरी मॉरल पोस्टुलेट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस एंड एथिकल लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सांख्य दर्शन के अनुसार हम बोलते हैं ना कि हमारी एक आत्मा होती है ना, मनुष्य की आत्मा है, मरने के बाद घूमती है, इस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं, तो द सांख्य स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी सेज दैट द नंबर ऑफ सोल्स इज। सांख्य दर्शन के अनुसार आत्माओं की संख्या होती है, कितनी होती है, एक होती है, दो होती है, पांच होती है, बहुत होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनी, कि इंसान की बहुत सी आत्माएं होती हैं। सांख्य दर्शन फिलॉसफी कहती है, बिलीव्स दैट ईच लिविंग बीइंग हैज अ सेपरेट सोल। हर एक इंसान की एक सेपरेट सोल होती है, जिसको पुरुषा के नाम से जाना जाता है। तो सोल्स जो हैं हमारे पास क्या होती हैं, मैनी होती हैं, सोल्स आर मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेटेड ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। इंटीग्रेटेड ग्रोथ इज द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन एज गिवन बाय। समेकित विकास को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसने माना है। कॉमिनियस ने माना है, रूसो ने माना है, जॉन डीवे ने माना है, या पेस्टोलॉजी ने माना है कि समेकित शिक्षा को, शिक्षा का बोलते हैं ना सबको साथ लेके पढ़ाना, समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड ग्रोथ करनी किसी शिक्षा के कंटेक्स्ट पे, ये हमारा मेन फंक्शन है एजुकेशन का। तो ये किसका मानना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अगेन जॉन डीवे का कहना है। जॉन डीवे ने एम्फेसाइज किया है होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में, कि सबको साथ में इंटीग्रेट तौर पे पढ़ाना है, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ाना है, उसके मेंटल को, उसके सोशल को, उसके इमोशनल को, थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की एक्सपीरियंस जो व्यवहारिक तौर पर जो उनको आगे आने वाले फ्यूचर में जो है, आगे आने वाले टाइम में जो है वो यूजफुल हो, वो चीज़ें उनकी हेल्प करे, वैसे टाइप में आपने जो है वो उनको पढ़ाना है, जिनमें उनका मानसिक, उनका सामाजिक और उनका भावनात्मक सभी जो है पक्ष जो है वो शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज टू। कि जो एक टीचर है, शिक्षक है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है शिक्षक की, HPTGT नॉन मेडिकल कमीशन 2014 में ही पूछा गया है। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, बच्चों में खुद से लर्निंग करने की आदत को प्रमोट करना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, बच्चों को सूचना, बच्चों को जानकारी प्रदान करना। एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, प्रोत्साहित करना कि उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो। हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की हेल्प करना पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक टीचर क्या करता है कि बच्चा खुद से चीज़ों को सीखे, खुद से चीज़ों को क्रिएट करे, यानी कि प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट हायर एजुकेशन द फोकस इज ऑन इंडिपेंडेंट लर्निंग। हायर एजुकेशन में की बात करें तो फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि हम इंडिपेंडेंट लर्निंग करें, खुद से हम चीज़ों को सीखें।
द टीचर फैसिलिटेट एंड गाइड्स रेदर देन स्पून फीड्स। तो जो टीचर है वो क्या कर सकता है, बच्चे को गाइड कर सकता है, ना कि उसको जो है हर एक चीज खुद से करवा रहा है, उसको स्पून फीडिंग नहीं करवानी है। लेकिन बोला क्या जा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बच्चे को सिर्फ गाइड करना जो है वो टीचर का काम है, ताकि वो क्या करे, सेल्फ लर्निंग करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन अर्ली एथेनियन। अगर हम अर्ली एथेनियन की बात करें, पेडागोगस कौन था? प्राचीन एथेंस में पेडागोगस कौन था? क्या वो एक फॉरेनर था, क्या वो एक टीचर था, क्या वो एक स्लेव था, क्या वो एक राइटर था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्लेव। स्लेव क्या था? एक दास था, वो क्या करता था, बच्चों को हेल्प करता था। A pedagogus was a slave assigned to escort and supervise boys। boys को जो है वो मतलब अगर किसी चीज से बचाने के लिए उनको सुपरवाइज करता था, और टू स्कूल बॉयज टू स्कूल एंड लुक आफ्टर देयर कंडक्ट, मतलब उन चीजों की देखभाल करता था जिन भी चीजों की उनको आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो ये क्या था, एक स्लेव था, दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन वैदिक पीरियड अ पर्सन ऑब्टेनिंग एजुकेशन अप टू 36 years of age was called। वैदिक काल में जो व्यक्ति 36 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करता था उसे कहा जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था? वासु कहा जाता था, आदित्य कहा जाता था, जुहा कहा जाता था, रुद्रा कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, उसको रुद्रा कहा जाता था। इन वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक काल की बात कर रहे हैं हम, वैदिक परंपरा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एजुकेटेड टिल 36, स्टूडेंट जो है वो 36 एज तक जो है वो पढ़ते रहते थे। वर कैटेगराइज्ड एज रुद्रा, उसको हम रुद्रा कहते थे, डिनोटिंग एडवांस्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, मतलब जो एडवांस्ड स्पिरिचुअल आध्यात्मिक परिपक्वता जो प्राप्त कर लेता है उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रुद्रा कहेंगे। ट्रेडिशन किसके अकॉर्डिंग? जो उसकी वैदिक ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्बजा संस्कार के बारे में बात हो रही है कि ये जो पब्बजा संस्कार है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये वैदिक पीरियड से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है, इस्लामिक पीरियड से रिलेटेड है, या मिडिवल पीरियड से रिलेटेड है? तो पब्बजा संस्कार जो है वो बौद्धों का है, यानी कि ये बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है। पब्बजा रेफर्स टू द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन इनटू monastic life in Buddhism where a lay person renounces a worldly life। ठीक है, इतना याद रखना कि ये बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है आपका पब्बजा संस्कार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ फेलियर इन बिगिनिंग टीचर्स लाइज इन द एरिया ऑफ, यानी कि नवीन शिक्षकों की विफलता का सबसे बड़ा कारण किस क्षेत्र में होता है? कि जो नए नए शिक्षक बने हैं ना, तो वो किस चीज में फेल हो जाते हैं, सबसे उनकी फेलियर किस एरिया में हो सकती है? 2014 का ही क्वेश्चन है। तो वो जनरल कल्चर जो है, सामान्य संस्कृति में, उसमें वो फेल हो जाते हैं, उसमें वो विफल हो जाते हैं, या सब्जेक्ट मैटर बैकग्राउंड में, जो उनका सब्जेक्ट मैटर का बैकग्राउंड है उसमें, या लिंग्विस्टिक फैसिलिटी जो भाषा से संबंधित फैसिलिटी है उसमें, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो उनके आपसी जो है वो सह संबंध है उनमें जो है वो फेल हो जाते हैं। तो एक नया नया टीचर बना है ना, तो वो क्या हो जाता है, अपने स्टूडेंट्स के साथ में रिलेशन बनाने में, अपने जो उसके पीयर्स हैं, उसके जो पड़ोसी हैं, सभी के साथ में जो है वो एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पा रहा है आपस में, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अ न्यू टीचर में स्ट्रगल, वो स्ट्रगल करता है मोस्ट किस चीज के साथ में? एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने में, किसके साथ में? स्टूडेंट्स के साथ में, पीयर्स के साथ में, सुपीरियर्स के साथ में जो बड़े हैं। अफेक्टिंग देयर टीचिंग सक्सेस, ये जो है उसकी टीचिंग की सक्सेस को भी अफेक्ट करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ, कि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है कि शिक्षक जो है वो एडजस्ट कर पाए? बच्चे की होती है, द चिल्ड्रन, द प्रिंसिपल जो स्कूल का प्रधानाचार्य है जो है उनकी है, या टीचर की खुद की है, या कम्युनिटी यानी कि समुदाय की है?
तो शिक्षक की एडजस्टमेंट की जो प्राइमरी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीचर की खुद की होती है, द टीचर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टीमेटली अ टीचर मस्ट अडॉप्ट एंड टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कहा गया है? वर्बल गाइडेंस इज लिस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ। मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है एटीट्यूड्स में, कॉन्सेप्ट्स में, रिलेशनशिप में और स्किल्स में। तो मौखिक मार्गदर्शन की कहां पर सबसे कम जरूरत होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्किल्स में, कौशल में मौखिक मार्गदर्शन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कई इंसान ऐसे होते हैं जहां पर जो है उनको मतलब उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनको इतना ज्यादा जो है वो मौखिक मार्गदर्शन नहीं है, इतना ज्यादा वो जानते नहीं हैं, बोलना नहीं जानते किसी चीज के बारे में, लेकिन स्किल अगर उन्होंने सीखी है ना तो उस चीज से वो सारे काम कर सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है कि बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है इंसान, ये वो सो इस तरीके से हम बात करते हैं, ये इसको बात करने की बहुत ज्यादा सेंस है। कई इंसान ऐसे होते हैं उनमें स्किल होती है, उनको इस चीज की इतनी नीड नहीं लगती है कि हमें इस चीज की जरूरत है। तो स्किल लर्निंग करेक्ट आंसर होगा। स्किल लर्निंग टिपिकली रिक्वायर्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। स्किल लर्निंग जो है वो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की, हाथ से प्रैक्टिस करने की, एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग रेदर देन वर्बल इंस्ट्रक्शन अलोन। कि वर्बल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सिर्फ जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से ही काम चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्या बोला जा रहा है? को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब है जब कहीं पर जहां लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। इज सपोर्टेड और एडवोकेटेड बाय। को एजुकेशन सपोर्टेड और एडवोकेटेड बाय। सह शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस दर्शन द्वारा किया गया है? आइडियलिज्म के द्वारा, नेचुरलिज्म के द्वारा, एग्जिस्टेंशियलिज्म के द्वारा या मार्क्सिज्म के द्वारा? तो यहाँ पे आ जाता है सह शिक्षा की बात करते हैं हम। जो हमारे नेचुरलिज्म है वो करता है सह शिक्षा की बात। तो नेचुरलिज्म सपोज एजुकेशन इज अ नेचुरल सेटिंग्स एंड एडवोकेट्स नो आर्टिफिशियल डिवीजन। कोई भी आर्टिफिशियल डिवीजन नहीं करना है, बल्कि इंक्लूडिंग जेंडर बेस्ड सेपरेशन। इसमें जेंडर बेस्ड सेपरेशन के बारे में जो है यहाँ पे बात नहीं की जाती है। को एजुकेशन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को बोला जा रहा है कि ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करनी है। हम जो है वो नेचुरलिज्म यानी कि एक हमने कहा था प्रकृति की ओर लौटो, मैंने पीछे भी आपको कहा था। ठीक है, तो और ये सारी चीजें हैं कि सबको को एडुकेट करना है, साथ में शिक्षा देनी है, तो इसकी बात जो है वो नेचुरलिज्म करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है आज के क्वेश्चंस, जो कि 2014 तक के क्वेश्चन, 2020 से 2014 तक के जितने भी कमीशन हुए हैं उस टाइम के कमीशन के मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर दोस्तों आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो एक नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ यहाँ पे, अगेन 7018186561। इस नंबर के थ्रू आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ में कोर्सेज के अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा इसमें आपको जो जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी वो भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप उनको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उन चीज़ों को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो है जो भी क्लास होती है ना उसकी PDF नोट्स भी आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।